नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शॉर्ट नोट्स की सीरीज चला रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। हालांकि आधुनिक भारत के इतिहास का डिटेल पार्ट तो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। ये शॉर्ट नोट्स की सीरीज चला रहे हैं, 4 वीडियो पढ़ा दिए गए हैं। ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले जो पढ़ाया गया है ना, वो पढ़ लीजिए। यकीन मानिए कम समय में इतनी ज़्यादा जानकारी आपको मिल जा रही है ना, कहने वाली बात नहीं, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, 80 से 90% आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा बस चुटकी में। देखिए कितना छोटा वीडियो है। अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बारे में। सबसे पहले बंगाल पर ही तो आधिपत्य या अधिकार किया था अंग्रेजों ने, तो सबसे पहले बंगाल की तरफ चलते हैं। फिर उसके बाद मैसूर चलेंगे, फिर मराठाओं के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। 5वां लेक्चर है। देखिए, देख रहे हैं क्या? बस इतना छोटा सा कंटेंट और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की। देखिए, बंगाल में जो मुर्शिद कुली खां है ना, जिनका टाइम पीरियड 1717 से 1727 तक रहता है, ये पहले बंगाल के स्वतंत्र शासक थे, या कहा जाएगा स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक कौन है? मुर्शिद कुली खां। मैं आपको बता दूं, ये जो बंगाल है ना, ये मुगलों के टाइम पीरियड पर मुगलों के अधीन था। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो इसके उत्तराधिकारी बहुत कमज़ोर होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया। इसी कारण से धीरे धीरे बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया, स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। अब जो मुर्शिद कुली खां, जिनके बारे में आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये ना, ये मुर्शिद कुली खां, ये तो नियुक्त हुए थे बंगाल के सूबेदार के रूप में। मतलब मुगलों ने, मुगल जो दिल्ली में मुगल शासन बैठे हैं, उन्होंने अपना इन्हें सूबेदार बनाया हुआ था। जब फारूक शेर का टाइम पीरियड चल रहा है 1717 और दिल्ली में फारूक शेर बैठा हुआ है। फारूक शेर के टाइम पीरियड पर मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। लेकिन इसने डायरेक्ट टक्कर नहीं ली, मतलब स्वतंत्र घोषित तो कर दिया अपने आप को, लेकिन टैक्स रूपी उपहार कहा जाए या टैक्स कहा जाए, वो मुगलों को ये दिया करता था। ये डर, इसको डर लगा रहता था कि अगर मैं पूरी तरीके से अगर बहिष्कार कर दूंगा तो बगावत हो जाएगी। इस कारण से ये कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में पैसे दिया करता था। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बना ली। मुर्शिदाबाद इसी के नाम से, मुर्शिद कुली खां इसी के नाम से ही जगह बनाया इसने, मुर्शिदाबाद बंगाल में है, इसी को अपनी राजधानी बना लिया। इससे पहले ढाका राजधानी हुआ करती थी। जब मुगलों का यहाँ अधिकार था ना, तो बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन मुर्शिदाबाद बना लिया मुर्शिद कुली खां ने। ये तकाबी ऋण और इजारेदारी प्रथा ये मुर्शिद कुली खां के द्वारा ही शुरू की गई है। जब किसान कुछ फसल बोने जाता था, उस समय उसको पैसे की जरूरत होती थी, तो ये नवाब से ऋण ले लिया करता था। तो इस ऋण को तकाबी ऋण कहा जाता था। तो तकाबी ऋण और इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा ये है कि नीलाम कोई ज़मीन हो रही है, या आप कहें ठेके पे कोई ज़मीन ले लेना और उस पर फसलें उगाना, और उसमें से जो इजाफा हो वो नवाब को पेश करना। तो ये इसने शुरू किया था। इसके बाद सुजाउद्दीन आया, इम्पोर्टेंट नहीं है। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां आया, इम्पोर्टेंट नहीं है। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक इसका टाइम पीरियड रहा। यूरोपियों की तुलना इसने मधुमक्खियों से की। इसने कहा भैया जो यूरोपी है ना, ये मधुमक्खी है। ये क्या है? मधुमक्खी है। अगर आप हाथ डाल दोगे ना, तो ये आपको काट के खा जाएंगी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे यूरोप आपकी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, सब मधुमक्खी के समान है। ये अलीवर्दी खां ने बताया। और बंगाल का ये पहला शासक हुआ, पहला नवाब हुआ जिसने मुगल शासकों को कर देना भी बंद कर दिया। इससे पहले आपने देखा मुर्शिद कुली खां टैक्स दिया करता था, लेकिन अलीवर्दी खां ने अपने टाइम पीरियड से टैक्स देना भी बंद कर दिया। मुगलों की हालत इतनी खराब हो गई है यहाँ पर। अलीवर्दी खां के बाद अलीवर्दी खां की बेटी का बेटा, मतलब नाती, गद्दी पर बैठता है, सिराजुद्दौला। 1756 से 1760 तक, सॉरी 1756 से 1757 तक गद्दी पर रहता है ये सिराजुद्दौला। इसके टाइम पीरियड पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दस्तक का दुरुपयोग कर दिया भैया। दस्तक का इसने
ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुरुपयोग कर दिया। ये जो फारूक शीर था ना, फारूक शीर मुगल शासक, 1717 में 1717 में फारूक शीर ने, मुगल शासक फारूक शीर ने एक शाही फरमान दिया हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसमें दस्तक का भी अधिकार था। तो इस दस्तक का उपयोग ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया और कासिम बाजार कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। ये कासिम बाजार कलकत्ता, जो जहां पर अंग्रेज थे, इस पर अधिकार कर लिया मीर आपके सिराजुद्दौला ने। 1756 की बात बता रहा हूं। तब मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया, स्पेशल मद्रास से आया चलकर, मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव ने दोबारा से ये कलकत्ता जीत लिया। लेकिन एक कहानी मैं छोड़ गया हूँ। जब मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव आया, उससे पहले एक और घटना हो चुकी थी, जिसे काल कोठरी की घटना कहते हैं, जिसे हॉलवेल ने ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा है, ब्लैक होल घटना कहा है। इसमें लगभग 146 जो अंग्रेज थे, उस जिसमें बच्चे उच्चे सब थे, एक कमरे में बंद कर दिया गया, छोटे से कमरे में रात भर के लिए। और सुबह खोलकर देखा गया केवल 23 लोग जिंदा थे, 23 लोग जिंदा थे, 123 लोग मारे जा चुके थे। ये जब घटना रॉबर्ट क्लाइव को पता लगती है, अंग्रेजों को पता लगती है, तो रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। रॉबर्ट क्लाइव ने तुरंत कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और अलीगढ़ की संधि करनी पड़ी। किसको? सिराजुद्दौला को। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ अलीगढ़ की संधि की, और अपमानजनक संधि इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद प्लासी का युद्ध हो गया। फाइनली 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला की इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन मीर जाफर ने धोखा दिया। ये सब आप पढ़ चुके हैं। मीर जाफर ने धोखा दिया, जो सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया, इसलिए सिराजुद्दौला हार जाता है और बाद में सिराजुद्दौला की हत्या भी कर दी जाती है। तो इतना बात आपने पढ़ लिया ये सिराजुद्दौला के बारे में, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सिराजुद्दौला के बाद अब कौन गद्दी पर बैठेगा? ऑब्वियसली मीर जाफर गद्दी पर बैठेगा, क्योंकि मीर जाफर ने हेल्प की थी। 1757 से 1760 तक मीर जाफर गद्दी पर बैठता है। अब कंपनी, इसके टाइम पीरियड पर कंपनी जो थी वो किंग मेकर बन चुकी थी। अब कंपनी के हिसाब से जो बंगाल के नवाब है वो नियुक्त होते थे, जिसको वो चाहे उसको बनाते थे। और कंपनी को इसने इतने उपहार दिए, कंपनी और उसके अधिकारियों को इतने उपहार दिए कि इसका खजाना खाली हो गया। इसलिए इसने सिंहासन ही त्याग दिया। ये सब समझ के इसने सिंहासन त्याग दिया था। इसके बाद मीर कासिम बना था, मीर कासिम, इसका दामाद था मीर कासिम, वो गद्दी पर बैठा। बंगाल का ये एक योग्य नवाब था। इसने कैपिटल अपनी बदल दी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, बिहार वाले इलाके में है, वहां पर इसने अपनी राजधानी बदल ली, क्योंकि अंग्रेजों से तंग आ चुका था, इसलिए इसने अपनी मुंगेर राजधानी बदल ली। और फ्रांसीसियों से इसने हेल्प लेकर मुंगेर में जो है एक तरीके से शस्त्रागार स्थापित कर लिया था। इसी कारण से मीर कासिम को भी हटा दिया अंग्रेजों ने। 1763 में दोबारा से मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया गया। मीर जाफर इससे पहले था ना, 1757 से 1760 तक, उसे फिर गद्दी पर बैठा दिया गया 1763 से 1765 तक। इसी के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था, जब बंगाल का नवाब मीर जाफर था, इसी के टाइम पीरियड पर बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बक्सर का युद्ध समझिए, 1764 में बक्सर का युद्ध हो रहा है। ये एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, हेक्टर मुनरो उसके सेनापति हैं, और दूसरी तरफ 3 सेनाएं संयुक्त रूप से लड़ रही हैं अंग्रेजों के खिलाफ। पहले तो मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड की सेना है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला की सेना है, और बंगाल का जो पहले नवाब था, हालांकि ये इस समय नवाब नहीं है, इस समय तो नवाब मीर जाफर है, तो जो बंगाल का नवाब रह चुका है मीर कासिम, तो इसकी सेना के बीच में होता है। जीतते हैं कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है इसमें।
इसके बाद इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं, एक तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ पहली संधि, और दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। पहली संधि 12 अगस्त 1765 में होती है और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में होती है। इन संधियों के बाद, मतलब बक्सर के युद्ध के बाद, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको बंगाल वाले इलाके में, जो बंगाल, उड़ीसा, बिहार, जो आसाम वाला क्षेत्र है, इन इलाकों में दीवानी के अधिकार मिल जाते हैं, मतलब टैक्स वसूलने के अधिकार मिल जाते हैं। जो कंपनी पहले व्यापार करती थी, अब यहाँ पर टैक्स वसूलेगी, यहाँ का प्रशासन एक तरीके से अपने हाथ में ले लेगी। मतलब प्रशासन तो कह सकते हैं कि बंगाल के नवाबों के पास था, लेकिन नाम मात्र का। मेन काम किसके पास था? मेन जो काम है वो अंग्रेजों के पास था। इसलिए कहते हैं ना, बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया, 1765 से 1772 तक रहा। द्वैध शासन का मतलब ये हो गया कि जो प्रशासन है नाम मात्र है, लोगों का जो दुख दर्द समझना है वो नवाबों को दिया गया, और जो दीवानी, जो मेन काम होता है पैसा कर इकट्ठा करना, टैक्स वसूलना, वो कंपनी के हाथों में आ गया। अब जब कोई लोग नवाब के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते थे, नवाब भी नहीं समझते थे। नवाब कहते थे भैया टैक्स तो आप अंग्रेजों को देते हो, हम आपका दुख दर्द कैसे समझे, हमको कुछ देते हो। तो ये सब सिस्टम हुआ, और ये फाइनली जो बंगाल के लोग थे इनको बहुत सफ़र करना पड़ा, ठीक है। और 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम रहा। और फाइनली जब 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनकर आता है, याद रखिए बंगाल का गवर्नर बन के आया था, ये छोटा नहीं हो रहा है। बंगाल का जो गवर्नर बन के आया था 1772 में, वारेन हेस्टिंग, इसने इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। मतलब सारा सिस्टम अंग्रेजों के अधीन आ गया, नवाब के धरे रह गए, उनसे नवाबी छीन ली गई, ठीक है। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें कंपनी को रेगुलेट किया गया, कंपनी को गले से एक तरीके से पकड़ लिया गया, कंपनी को कंट्रोल कर लिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। वो आगे वाले वीडियो में बहुत आगे पढ़ेंगे, जब अभी तो बंगाल पर अधिकार है, फिर देखेंगे मैसूर पर कैसे अधिकार किया गया। उसके बाद जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल, वायसराय, लास्ट में पढ़ेंगे, बाद में सब पढ़ाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसके अलावा बच्चों श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर इसके क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे डिटेल में। ये तो शॉर्ट नोट्स हैं, डिटेल में श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर जीएस के क्लास नोट्स अवेलेबल हैं। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन के अंदर एक स्टोर सेक्शन है, वहाँ पर जाएंगे, जीएस के क्लास नोट्स मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।